આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો. રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય સપ્તાહને અનુલક્ષીને પ્રસ્તુત છે કચ્છ મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર શેફાલિકા અવસ્થી સાથે અવની ધોળકિયાએ કરેલી વાતચીત. दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ उपस्थित है बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति कच्छ भुज म्यूजियम के अध्यक्षा क्यूरेटर डॉक्टर शेफालिका जी अवस्थी, जिनका म्यूजियम में ही स्पेशलाइजेशन है. नमस्ते शेफालिका जी. नमस्ते अवनी जी. सबसे पहले भुज नगर पालिका द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान 2020 स्पर्धा में सरकारी कचहरी के विभाग में भुज के संग्रहालय को प्रथम क्रमांक मिला. इसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत खुशी की बात है कि म्यूजियम सप्ताह भी चल रहा है और ये संग्रहालय को प्रथम क्रमांक भी मिला स्वच्छता अभियान में. ये सभी लोगों के सहयोग का परिणाम है, जिसकी वजह से आज हम लोग ये प्रतिस्पर्धा जीतने में सफल हो सके. और यहाँ पर जी, आपका कार्य भी उतना उम्दा है. ये सब आप लोगों की सदा सहता है. शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. म्यूजियम में ही स्पेशलाइजेशन है और मुझे जहाँ तक पता है आपने भागवत पुराण के 10वें स्कंद के पेंटिंग्स के ऊपर भी PhD किया है, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए श्रोता गण को. देखिए, कच्छ में आने से पूर्व मैं जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में एज अ क्यूरेटर काम कर रही थी. तो वहाँ पे मेरा जो काम का कार्यक्षेत्र था वो ज्यादातर एकेडमिक से ही रिलेटेड था. तो उसमें वहाँ पे 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास पेंटिंग्स थी. तो मैं उन पेंटिंग्स के डॉक्यूमेंटेशन का जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो मेरे हिस्से में आया था. और जब मैं उन पेंटिंग्स के ऊपर काम कर रही थी तो उसी समय एक लॉट पूरा किया और जो दूसरा लॉट मेरे हिस्से में आया वो था भागवत पुराण 10वें स्कंद की पेंटिंग्स, जो कि 18th सेंचुरी की जयपुर स्कूल की बनी हुई थी. और वो 10वें स्कंद मतलब कृष्ण के जन्म से लेकर फिर यादवों के जो है क्या कहते हैं उनके विनाश तक का उसमें पूरी पेंटिंग्स की गई थी. और वो कुल संख्या में 467 पेंटिंग. तो वहां से मुझे ये थोड़ा सा क्लिक हुआ कि अगर इसी विषय को लेकर के अपना PhD का मतलब विषय बनाया जाए या इसी पे अपनी थीसिस लिखी जाए तो वो बहुत बेहतर होगा. क्योंकि काफी समय से मैं ये सोच रही थी, मेरा नेट बहुत पहले ही क्वालिफाई हो चुका था और मैं PhD करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था. तो उसमें मैं काफी समय से ये था कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि थोड़ा सा क्लिक करे या कुछ डिफरेंट हो, उस पे अगर PhD की जाए तो ज्यादा मतलब बेहतर होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो इस तरह से मैंने वो विषय चुना. तो मेरा भागवत पुराण के 10वें स्कंद की पेंटिंग्स को लेकर के है. और वो सिर्फ पेंटिंग्स को लेकर के ही मेरी थीसिस नहीं है, बल्कि पेंटिंग और साहित्य मतलब लिटरेचर को मिला करके वो PhD की गई है. वाह, क्या बात है मैम. और थीसिस में जो मेरा टॉपिक रहा है वो स्टडी ऑफ द लिटरेरी, फिलोसॉफिकल एंड सोशल मॉडलिटीज बेस्ड ऑन द इलस्ट्रेटेड भागवत पुराण ऑफ 10th कैंटो ऑफ सिटी पैलेस जयपुर, ये टाइटल था. वाह, बहुत ही बढ़िया मैम. और भारत सरकार की ओर से आपको परफॉर्मेंस पे भी स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो श्रोतागण को उसके बारे में भी थोड़ी आप जानकारी दीजिए मैम. देखिए, जब मैं स्टूडेंट थी तो जब मैं अपना मास्टर्स करने के लिए गई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम थी कि परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप देना है जो टॉप 5 में स्टूडेंट्स रहेंगे. तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया था और फॉर्चुनेटली जो है वो मैं प्रथम 5 में थी. तो उस वजह से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप मिली थी और हर मंथ वो मिलती थी. कुछ स्टाइपेंड था अराउंड 5,000 समथिंग का. जी, वाह वाह. बहुत कम लोगों को भारत सरकार की ओर से ये परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप मिलती होगी शायद. और आप एक लेखिका भी है और आपकी जो कृष्ण के ऊपर थीसिस है उसकी बुक अभी अभी पब्लिश हुई है. जी देखिए, ये मेरा 2018 में मुझे ये मेरी थीसिस सबमिट हो गई थी. 2014 से शुरू होकर के ऑलमोस्ट 3.25 साल में मैंने कंप्लीट करके इसको सबमिट किया था और 2019 में वो मुझे अवार्ड भी हो गई. उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये थीसिस अच्छी है और हाँ मतलब ये रिकमेंड किया गया था कि ये थीसिस को पब्लिश होना चाहिए. तो उसकी वजह से मैंने भी ये सोचा कि अगर ये अब ये थीसिस का काम हो ही गया है तो इसको एक बुक फॉर्म में लेकर के आना चाहिए. लेकिन बुक फॉर्म में क्या होता है कि थीसिस एक डिफरेंट होती है और जब वो एक में आती है तो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं. तो हाँ, वो मैंने एडिटिंग वगैरह करी, कुछ चेंजेस किए
दिए जो कि थीसिस ना लग करके एक किताब के स्वरूप में आए। और हाँ, मैंने उसका टाइटल भी चेंज किया क्योंकि थीसिस का टाइटल काफी लंबा सा था, तो मैंने वो अपने पीएचडी का जो है वो जब बुक फॉर्म में आई तो उसका टॉपिक चेंज किया और वो गोविंद देव जी ग्लोरी करके किया, क्योंकि वो पूरी कृष्ण के ऊपर बेस्ड है। तो गोविंद देव जी ग्लोरी, कृष्णा इन द हिस्ट्री, थॉट एंड पेंटिंग्स ऑफ सिटी पैलेस जयपुर, ऐसे करके किया है। उसके अलावा मेरे कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं अलग अलग जर्नल्स में। जी। तो अभी आप कच्छ भुज म्यूजियम की अध्यक्षा है, तो पहले आप कौन कौन से म्यूजियम में आपका कार्य का योगदान दिया है आप? देखिए, मैं 2007 में पास आउट हुई थी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, और उसके बाद 2007 में ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बॉम्बे से, वहाँ के भाऊदाजी लार्ड म्यूजियम में, जिसको पहले विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहा जाता था। वहाँ से मैंने एज अ टेक्निकल असिस्टेंट अपने काम की शुरुआत की थी और लगभग 9 महीने वहाँ काम करने के बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बॉम्बे में ही एक दूसरे म्यूजियम में, जो कि एक स्पेशलाइज्ड म्यूजियम था, मरीन म्यूजियम, मतलब समुद्र से रिलेटेड जो संपदा होती है उससे रिलेटेड हिस्ट्री होती है, और वो जो इंस्टीट्यूट था वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। ओके मैम। तो मैंने उसके बाद 3 साल वहाँ पे काम किया और वहाँ पे काम करने के बाद फिर मैं सिटी पैलेस जयपुर में एज अ क्यूरेटर कलेक्शंस मैनेजर मैंने 6 साल तक काम किया। और उसके बाद फिर ये जीपीएससी का एग्जाम वगैरह हुआ, उनका मतलब ये फिर वहाँ उसमें सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो कच्छ म्यूजियम में एज अ क्यूरेटर के तौर पे की गई 2017 में। जी। कच्छ म्यूजियम में क्या विशेषता है मैम? देखिए, अगर हम कच्छ म्यूजियम को देखते हैं तो इसमें 2-3 तरह की विशेषता मैं आपको बताती हूँ। पहली इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि कच्छ संग्रहालय वो गुजरात का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1877 में की गई थी। उस समय यहाँ के जो तत्कालीन महाराजा थे, महाराज खिंगाजीराव तृतीय, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये संग्रहालय एक संग्रहालय के रूप में नहीं आया था, बल्कि वो एक आर्ट स्कूल के रूप में उसकी शुरुआत की गई थी। जी। पहले वो एक आर्ट स्कूल था, बाद में वो जो है क्या कहते हैं एक संग्रहालय के रूप में स्थापित हुआ। तो एक तो सबसे पहली बड़ी विशेषता इसकी ये है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि एक क्षेत्रीय संग्रहालय है। क्षेत्रीय रूप में कहना चाहिए कि आपको भुज संग्रहालय में जो भी आपको कलेक्शन दिखेगा, चाहे वो पुरातत्व से रिलेटेड हो, चाहे वो मूर्तियां हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो टेराकोटा हो, डेकोरेटिव आर्ट हो या हथियार हो, ये सारा का सारा कच्छ को ही बिलोंग करता है। कुछ भी चीज यहाँ पे बाहर की नहीं है। सही वो एक ये बड़ी विशेषता इस वजह से होती है कि जब ये लोकल म्यूजियम होता है तो ये जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनके अंदर वो एक सामुदायिक एकता की भावना को विकसित करता है। लोगों को पता चलता है कि ये हमारी संस्कृति रही है। और तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि हमारे म्यूजियम में क्षत्रपों का जो कलेक्शन है, पत्थरों का जो शिलालेख वगैरह है, वो हमारे पास लार्जेस्ट। म्यूजियम की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में? देखिए, जब भी हम किसी देश के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो फिर चाहे वो देश, फिर वो राज्य हो या वो कोई एक जिला हो या प्रांत हो, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसकी पहचान वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से ही लगाई जाती है। किसी भी देश के आपके इतिहास को जानना है, आपको पहले उसका कल्चर जानना पड़ेगा। तो संग्रहालयों की आवश्यकता यहाँ पे इस तरह से होती है कि देखिए, बिना भूतकाल के आप अपना वर्तमान खड़ा नहीं कर सकते। वाह वाह, क्या बात है। पिछले जानकारी नहीं होगी, अपनी विरासत की जानकारी नहीं होगी, तो आप कैसे बताएंगे? और ये सिर्फ एक कला का विषय नहीं है। अगर आप विज्ञान में भी देखें तो विज्ञान में भी, साइंस में भी पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सैपियंस अगर इस रूप में आज है हमारे सामने, तो वो ऐसा नहीं था कि पहले वो ये था, फिर उसके भी स्टेप्स बताए जाते हैं। तो हिस्ट्री तो वहाँ पे भी है, क्रोनोलॉजी वहाँ पर। म्यूजियम्स का रोल वहाँ पे इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए, जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इतिहास की, जी मैम, तो वो आर्कियोलॉजी और लिटरेचर को मिला करके बना है। सही बात। अगर हम पुरातत्व और साहित्य तो कंपाइल होकर के किताबों में चला गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में चला गया, शिलालेखों के माध्यम से जो है क्या कहते हैं एक जगह संग्रहित हो गया। और जो पुरातत्व कई जगह मॉन्यूमेंट्स के रूप में अगर आया, साइट्स के रूप में आया, तो म्यूजियम्स ने उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके संग्रहित करने का काम किया। एकदम सही जी। तो वहाँ पे सिर्फ वस्तुएं संग्रहित नहीं होती हैं, वहाँ पे वो कलेक्शन होता है,
उससे हम एजुकेशन भी देते हैं, हम उसको प्रिजर्व भी करके रखते हैं ताकि हमारे जो बाप दादा है या जो हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए जो विरासत छोड़ करके गए हैं, जी तो कम से कम अगर हम बहुत बेहतर नहीं तो इसी स्थिति में अपनी आने वाली जनरेशन को उसे पहुंचा सके, उसे दे सके। और दूसरी चीज ये है कि जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे आपको साइंस के सब्जेक्ट भी मिलेंगे, आर्ट्स भी मिलेगा, कॉमर्स जी। भी मिलेगा, अलग अलग स्ट्रीम्स भी मिलेंगी। वैसा ही म्यूजियम्स होते हैं। सही अगर बात। हम यहाँ पे अपने हेरिटेज को प्रिजर्व ना करके रखते तो या तो वो ऐसा होता कि वो समय के साथ नष्ट भ्रष्ट हो चुके होते, सही या बात। फिर वो प्राइवेट कलेक्टर्स के पास चले गए होते, जिसकी संभावना फिर भी थोड़ी कम है। जो भी कलेक्शन है, जो भी विरासत है, संग्रहालय उनको संजोने का काम करते हैं और उनसे जनमानस को शिक्षित बनाते, तो ये आवश्यक है। म्यूजियम के द्वारा हम अपनी संस्कृति और कला और साहित्य तीनों का दर्शन कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी जी जी। और शेफालिका जी, मुझे ये बताइए कि कच्छ म्यूजियम के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, कच्छ म्यूजियम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा है जी। और कच्छ म्यूजियम मेरे लिए हमेशा ही बहुत स्पेशल रहेंगे, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब में पहली पोस्टिंग कच्छ में आई। होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे काम करने का अनुभव इस रूप में मेरा अच्छा रहा कि मुझे यहाँ पे बहुत लोगों से कोऑपरेशन मिला, लोगों के अंदर एंथुजियाज्म है। और कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो सरकारी स्तर पे रहा हो और चाहे वो गैर सरकारी स्तर पे रहा हो, लोगों वाह। ने सहयोग बहुत किया। और अगर ये लोगों का सहयोग नहीं होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। अब सरकारी में है, जैसे कलेक्ट्रेट है, आरएनबी है, नगर जी पालिका है, जी ट्रेजरी है, जी तो जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट है। तो इन जी। लोगों का जिस भी तरह से हमें कभी जरूरत पड़ी, सिर्फ संग्रहालय में नहीं, पुरातत्व को लेकर के भी, तो हमेशा बहुत सहयोग मिला। और जहाँ तक गैर सरकारी लोगों की बात है या गैर सरकारी स्तर की बात है, तो भी लोकल लोगों से मिला, बाकी दूसरे जो यहाँ के लोग हैं उनसे मिला। तो यही कारण है कि अगर वो सहयोग नहीं होता है, अकेला हम काम नहीं कर सकते। सही बात। चाहे भले ही काम करने का हौसला हो सकता है, लेकिन आप सब काम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जी। सहयोग था जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रथम पुरस्कार मिला और आज हम यहाँ पे हैं। Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Sim sim pola pola, sim sim pola. Sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute pipe, petola petola. Drum drum duplex, simbola simbola. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna. Keynote keyboard. Imitations. Minor note, major note. Modulations. In C, in tune, intonations. Roll rhythm, rhyming, percussions. Bar scale, score, compositions. Dance, drama, music, motivations. Alice, Michael, Madonna. America. We want to go. अरे बोलो बोलो. America. 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 America.
देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। Sim sim pola pola sim sim pola, sim sim pola pola sim sim pola. Fine flat flute pipe pachola pachola, drum drone duplet simbola simbola. Do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so. पमरिसा। Re do 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 re। पीहू पीहू
इश्क दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। जो युवा म्यूजियम में क्यूरेटर बनना है और म्यूजियम में कुछ अपना करियर बनाना है, कारकिर्दी बनानी है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई क्यूरेशन में आना चाहता है या ये हम लोगों का कल्चर का फील्ड है, तो पहली बात इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। और जी। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो म्यूजियोलॉजी के कोर्सेज हैं जो इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी रन करती हैं। जैसे मैंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया था, जो एशिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा दिल्ली से भी होता है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली भी ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के कोर्सेज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी करती है, बनारस Okay. हिंदू यूनिवर्सिटी भी करती है, कलकत्ता से भी होता है। लेकिन म्यूजियोलॉजी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो हमें ये सिखाती है कि आपको म्यूजियम में किस तरह से काम कैसे करना चाहिए, वाह। क्या काम। लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, जी जी क्योंकि जी। अनलेस एंड अनटिल आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको विषय की जानकारी नहीं है, तो आप उतने सक्सेसफुली आप काम नहीं कर सकते। जी। जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन वो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पे बेस्ड है, जी तो मैम। हम लोग आर्कियोलॉजी को समझ पाते हैं, मूर्तियों को समझ पाते हैं। वहां पे आपका स्पेशलाइजेशन काम में आता है, जहाँ पे आपको कलेक्शन को समझना है। बाकी सारी चीजें, एग्जीबिशन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एजुकेशन कैसे देना है, वहां पे म्यूजियोलॉजी काम में आती है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और होता है। तो मैं कहूंगी कि सिर्फ म्यूजियोलॉजी करके ही नहीं, बल्कि एक स्पेशलाइजेशन के तहत आप पाएं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री में है, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर जो म्यूजियम्स हैं वो आर्कियोलॉजी और आर्ट बेस्ड म्यूजियम्स। आपने तो- म्यूजियोलॉजी किया है? जी, मैंने म्यूजियोलॉजी किया है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। ओके मैम। कच्छ में ऐसी कौन कौन सी जगह है जिसको हम अभी प्रिजर्व कर सकते हैं, कौन सी म्यूजियम के रूप में या? कच्छ में एक फॉसिल पार्क है, जी। उनके पास फॉसिल्स का, गोदियार के पास उनके पास फॉसिल्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। जी जी जी। तो उसको एक तो म्यूजियम का शेप दे करके उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। दूसरा, मेरा सभी से ये आग्रह है कि देखिए, जैसे हम कलेक्शन की बात करते हैं, म्यूजियम्स की बात करते हैं, तो हमेशा हम उस कलेक्शन की बात करते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है सामने। मॉन्यूमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें म्यूजियम्स दिखाई दे रहे हैं, हमें फॉसिल्स दिखाई दे रहे हैं, हमें जंगल दिखाई दे रहे हैं। तो नेचुरल हेरिटेज हो गया, कल्चरल हेरिटेज हो गया, उसको हम प्रिजर्व करने की बात करते हैं। लेकिन इन सब प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति भी है, वाह, वो वाह। हमारी भाषा में है, हमारे वस्त्रों में है, वाह। हमारे खान पान में है, हमारे जो है तीज त्योहारों में है, जी जी। हमारी परंपराओं में है। तो उनको प्रिजर्व करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बहुत शायद कम म्यूजियम्स ऐसे होंगे जो इस अमूर्त कला को प्रिजर्व कर रहे हैं। संगीत है, जी। नाटक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए, वाह। क्योंकि भाषा का है। अब जैसे संस्कृत है, जी। अब संस्कृत बोलने वाले लोग कम हो रहे हैं, बहुत। भाषा का बहुत जानकारी नहीं है, जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें पहले भी लोप हो चुकी हैं। अब हमें अगर अपने तीज त्योहारों का महत्व नहीं पता होगा, हमें अपने धर्म के बारे में उतनी अच्छे से जानकारी नहीं होगी, या हमें अपने
खान पान के बारे में बहुत ठीक से जानकारी नहीं होगी, परंपराओं के बारे में नहीं जानकारी होगी, क्योंकि ऐसा होता है कि हिंदुस्तान तो ऐसा मतलब कलरफुल देश है और इतना विविधता से भरा हुआ है कि आप 10 मील में जाओगे तो वहां पे जाकर के कल्चर चेंज हो जाएगा, भाषा चेंज हो जाएगी, बोली चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास तो इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है। जी तो आवश्यकता इस बात की है कि जो अमूर्त विरासत है जी 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 उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको संजोने की सोची जाए, और उसकी जिम्मेदारी जो है लोगों की या जो है सिर्फ गवर्नमेंट की या इसकी नहीं है, हमारी खुद की भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पुरखों ने उसे हम तक पहुंचाया है और हम उसे हमारी ये मतलब जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आने वाली पीढ़ी को उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में कम से कम उसे पहुंचाए, तभी ये संस्कृति सुरक्षित रखी जा सकती है। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सही बात है मैम, बहुत अच्छी और एकदम सच्ची बात बोली मैम आपने। सही में हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जी जी मैम, कच्छ और कच्छ के लोगों के साथ आपका अनुभव कैसा है? नहीं, मेरा अनुभव अच्छा रहा। कच्छ में भी मेरा अनुभव अच्छा रहा। कच्छ बहुत ही डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस क्लाइमेटिक उसके हिसाब से और ज्योग्राफिकल, तो वो सारी चीजें हैं। और मेरा यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ के लोकल लोगों के साथ ही हमको डील करना पड़ता है, जी तो लोग कोऑपरेटिव बहुत हैं। ये तो मैंने देखा है कि मुझे किसी भी स्तर पे अगर सहयोग की जरूरत पड़ी है, जैसे हमारा स्टाफ है, सारा स्टाफ लोकल है, सब यहीं भुज के हैं, कच्छ के हैं, तो मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। अगर स्टाफ जो है ये हम लोगों को इतना कोऑपरेट नहीं करे मुझे, तो हम लोगों को कैसे काम कर सकते हैं। और स्टाफ के अलावा जो बाहर के लोग भी रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट रहे हों, चाहे वो दूसरे म्यूजियम्स के रहे हों, इवन जनरल भी, तो लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि ये सहयोग का नतीजा है कि हम काम कर पाए। सहयोग नहीं होगा तो कैसे काम कर पाएंगे। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कच्छ मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत कच्छ से की है। थैंक यू मैम। आकाशवाणी भुज आपका आभारी है। आपने अब समय हमें दिया और आपने हमारे श्रोतागण को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी जी, थैंक यू सो मच। રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય સપ્તાહને અનુલક્ષીને હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા કચ્છ મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર શેફાલિકા અવસ્થી સાથે અવની ધોળકિયાએ કરેલી વાતચીત. પ્રસારણ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.